हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली अपनी वीडियो में देखा था कि एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस होता है और कैसे एपोप्टोसिस और नेक्रोटिक सेल्स जो है वो अलग अलग टाइप का बिहेव करते हैं। इसमें आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एपोप्टोसिस के दो मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं जिससे कि एपोप्टोसिस होता है। ऑल्दो हम लोगों ने थोड़ा सा पोर्शन उसमें डिस्क्राइब किया था, बट आज हम लोग इस वीडियो में एपोप्टोसिस के दो मैकेनिज्म जो होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म, वो डिटेल में देखेंगे ताकि आप लोग को क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो कि एपोप्टोसिस के कौन कौन से दो दो मैकेनिज्म है जिससे कि कोई भी सेल डेथ होती है। आप लोग को ये डिटेल्ड जो वीडियो है ये हम लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाके दोनों में एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड डिफरेंस आप लोग वहां से देख लीजिएगा। बस थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बताने के लिए कुछ स्लाइड्स में ये समझाते हैं कि एपोप्टोसिस क्या होता है और नेक्रोसिस क्या होता है। देखिए बच्चों, हम लोग की बॉडी में नॉर्मल सेल जब नॉर्मली अपना काम कर रहा होता है, जब नॉर्मल उसमें सब कुछ सारे प्रोसेस ठीक से चल रहे होते हैं, तो उसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। अगर इसमें इस नॉर्मल सेल में कोई प्रॉब्लम आती है तो सेल कोशिश करता है कि उस स्ट्रेस को का चाहे वो जैसा भी स्ट्रेस हो, मैकेनिकल स्ट्रेस हो, केमिकल स्ट्रेस हो, उस स्ट्रेस को ओवरकम कर जाए। उस ओवरकम करने के जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्ट करता है मतलब कि सेल अपने आप को किसी तरीके से सेव करता है, बचाता है वो। ओके, इसके अलग अलग मैकेनिज्म है। कौन कौन से मैकेनिज्म है इसकी वीडियो भी हम लोग आपके पास लेकर आएंगे कि किस किस तरीके से सेल अपने आप को अडेप्ट करता है, अपना साइज घटा लेता है या अपना साइज बढ़ा लेता है या अपने नंबर्स बढ़ा लेता है या एक सेल से दूसरे सेल टाइप में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग अडेप्टेशन कहते हैं। अगर अडेप्ट नहीं कर पाता सेल, तब फिर वो जो है सेल इंजुरी के बाद वो सेल डेथ में चला आ जाता है। सेल डेथ जो होती है वो अल्टीमेट होती है, मतलब कि जब सेल डेथ होती है वो दो टाइप से होती है, एक नेक्रोसिस होता है, एक एपोप्टोसिस होता है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों ने अपनी पिछली पिछली वीडियो में बताया था कि जो एपोप्टोसिस होता है, आप देखेंगे ये है एपोप्टोसिस का मेथड और ये है हम लोग का नेक्रोसिस। जो एपोप्टोसिस होता है उसमें सेल जो है वो वो अपने आसपास के सेल्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाता। ओके, उसके जितने भी साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल होता है वो सेल के अंदर ही रहता है। लेकिन नेक्रोसिस में अगर एक सेल की डेथ हो रही है तो वो आसपास के सेल्स में डैमेज पहुंचाएगा, क्योंकि ये वाला सेल जो होता है ये बर्स्ट हो जाता है। ओके, बर्स्ट होने की वजह से आप देख रहे हैं कि आसपास के सेल्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है और इसमें इन्फ्लेमेशन, लाली सूजन दिखाई देती है। एपोप्टोसिस जो होता है वो हम लोगों की बॉडी के लिए यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टैडपोल है, टैडपोल से अगर फ्रॉग बन रहा है तो उसकी जो टेल है वो शेड हो जाएगी। तो इस प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है, दिस इज नॉट द नेक्रोसिस, ये जो प्रोसेस है ये एपोप्टोसिस है। सिमिलरली जब बेबी के फिंगर्स बनते हैं तो ये फिंगर्स पहले क्या होते हैं, पूरे फिंगर्स आप यहाँ देखेंगे इनमें बीच में कोई स्पेस नहीं होता। लेकिन जब डेवलपमेंट होता है, अल्टीमेटली बेबी के जो हैंड होता है उसमें आप लोग के फिंगर्स पूरे बने हुए मिलेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये एपोप्टोसिस होता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एपोप्टोसिस जो होता है वो हम लोगों का बेनिफिशियल होता है, जबकि नेक्रोटिक सेल में जब सेल डेथ होती है तो उसमें आसपास के सेल्स में इन्फ्लेमेशन होती है, जबकि एपोप्टोसिस में किसी भी सेल में इन्फ्लेमेशन नहीं होती। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये हम लोग का नॉर्मल सेल है, इसमें हम लोग का ये नेक्रोटिक सेल है जिसमें ये जो सेल है ये पूरा बर्स्ट हो जाएगा, मतलब इसका जितना अंदर का साइटोप्लाज्म है ये बाहर आ जाएगा। ओके, बाहर आने की वजह से एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा, पूरा जो मटेरियल है सेल के अंदर का ये लीक हो जाएगा और लीक होकर आसपास के जितने सेल्स हैं उसमें भी उसका इन्फ्लेमेशन दिखाई देगा। तो ये हम लोग का नेक्रोटिक प्रोसेस है। लेकिन एपोप्टोसिस में क्या होता है, कोई सेल जो होता है उसमें छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती
जाती हैं। अब ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज है, इसमें इसका थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होगा और इस सेल का थोड़ा सा न्यूक्लियस होगा। इस तरीके से छोटी छोटी आपको ये बॉडीज दिखाई देंगी, इसको हम लोग एपोप्टोटिक बॉडीज बोलते हैं। एपोप्टोटिक बॉडीज जो होती हैं उसके बाद फैगोसाइटिक सेल्स आते हैं और इन एपोप्टोटिक बॉडीज को एनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, और अल्टीमेटली नतीजा ये होता है कि आसपास के किसी सेल्स में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। कहने का मतलब है, इसको हम लोग अगर सुसाइड का नाम दे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये विचार जो सेल है, ये आसपास किसी सेल को ये नहीं बता रहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम आई है, और ये अल्टीमेटली इसकी सेल डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही बेचारा शांतिपूर्ण तरीके से एपोप्टोसिस का प्रोसेस हो जाता है, जबकि नेक्रोसिस जो होता है वो बिल्कुल बाकियों के बाकी सेल्स को भी परेशान करता है, इन्फ्लेमेशन होता है। ओके, अच्छा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग ये देखिए कि जब भी एपोप्टोसिस होता है तो इसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं वो कैस्पेजेस एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं, साइटोप्लाज्म लीकेज नहीं होता है, लास्ट में फैगोसाइट आके उसको एनगल्फ कर लेता है। अब चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि नेक्रोसिस का, सॉरी, एपोप्टोसिस के प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। देखिए बच्चों, एपोप्टोसिस जो होता है उसके दो पाथवेज होते हैं। एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। इंट्रिंसिक पाथवे में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो साइटोक्रोम सी का होता है, जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में डेथ रिसेप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इंट्रिंसिक पाथवेज में और एक्सट्रिंसिक पाथवे में दोनों में ही कैस्पेजेस इन्वॉल्व होते हैं। कैस्पेजेस वो एंजाइम है जिससे अल्टीमेटली सेल डेथ होती है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं ये डिटेल्ड प्रोसेस, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के डिटेल्ड प्रोसेस हम लोग देखेंगे। अच्छा बच्चों, अब अगर हम लोग डायरेक्टली डायग्राम में आने से पहले आप लोग ये देखिए कि एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्सट्रिंसिक क्यों बोला। वो इसलिए बोला क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में सिग्नल जो आता है वो बाहर से आता है, मतलब एक्सटर्नल सिग्नल होता है, जबकि इंट्रिंसिक पाथवे में सेल के अंदर से ही सिग्नल मिलता है कि इस सेल को मर जाना चाहिए। तो इसीलिए इसको एक्सट्रिंसिक पाथवे बोला है, क्योंकि इस पाथवे में सेल के बाहर से सिग्नल मिलता है, जबकि इंट्रिंसिक पाथवे में सेल के अंदर से ही सिग्नल मिलता है सेल को कि इस सेल को मर जाना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए बच्चों, दोनों ही पाथवेज में, एक्सट्रिंसिक पाथवे में और इंट्रिंसिक पाथवे में, दोनों में ही दोनों फेज होते हैं। इनिशिएशन फेज होता है एंड एक्सिक्यूशन फेज होता है। और इंट्रिंसिक पाथवे में भी दो दो फेज होते हैं, इनिशिएशन फेज होता है और एक्सिक्यूशन फेज होता है। अब हम लोग डिटेल में इसके पाथवेज देखते हैं। अब बच्चों आप लोग ये देखिए, ये दो पाथवेज आप लोग को साइड बाय साइड दिखाए गए हैं। ये हम लोग का एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ये हम लोगों का इंट्रिंसिक पाथवे है। सबसे पहले हम लोग दोनों के इनिशिएशन देख लेंगे। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन देख लेंगे, बाद में हम लोग एक्सिक्यूशन देखेंगे। अच्छे बच्चों, ये देखिए, सबसे पहले हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे देखेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हम लोगों का सेल का मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, अब क्या है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आप लोग को ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है डेथ रिसेप्टर। ओके, तो डेथ रिसेप्टर में क्या होता है, बहुत सारे डेथ रिसेप्टर छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये डेथ रिसेप्टर जो होता है, ये थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे कहाँ पे लगे हुए होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं। अब यहाँ से एक्सटर्नल एक लाइगेंट आता है जिसको हम लोग डेथ लाइगेंट कहते हैं। वो आकर इस जो ये जो रिसेप्टर्स है इस पे आके ये लग जाता है। जैसे ही ये जो लाइगेंट है जो बाहर से आया है, जो सेल के बाहर से आया है, वो आके इस डेथ रिसेप्टर पे लगता है, तो ये सारे डेथ रिसेप्टर आपस में एक झुंड बना लेते हैं। जैसे ही ये एक झुंड बनाते हैं, तब ये क्या क्या हो जाते हैं, ये एक लाइगेंड बन जाते हैं। ओके, ये आप लोगों को समझ में आया, ये एक लाइगेंड बन जाते हैं। इस लाइगेंड को हम लोग कहते हैं, डेथ लाइगेंड। ओके, इसको हम लोग कहते हैं डेथ लाइगेंड। तो क्या स्टोरी थी कि
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे डेथ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। इन डेथ रिसेप्टर के ऊपर लाइगेंड्स आते हैं और इन डेथ रिसेप्टर के ऊपर लग जाते हैं। जैसे ही ये लाइगेंड इन डेथ रिसेप्टर्स के ऊपर लगते हैं, ये सारे एक झुंड बना लेते हैं, मतलब सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद ये एक डेथ डोमेन बना लेते हैं, जिसको कि हम लोग फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन कहते हैं। ओके, ये फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन बना लेते हैं। अब ये जो फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन है, वो जाता है और जैसे ही ये डेथ डोमेन फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन बनता है, ये क्या करता है, ये इनएक्टिव, अब यहाँ पे कैस्पेजेस के इनिशिएट होने का नंबर आएगा। कैस्पेजेस बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो क्या करेगा ये फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, ये कैस्पेज 8 को, जो कि इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव कैस्पेज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोगों का कैस्पेज 8 एक्टिव हो गया, इसके साथ एक और कैस्पेज एक्टिव होता है जो कि कैस्पेज 10 होता है। ओके, तो ये दोनों कैस्पेजेस जो कि एंजाइम है, जो कि एपोप्टोसिस को कैरी करेंगे, ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू। अब यहां तक हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरीके से एक्सट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन होता है। अब चलिए हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे देखते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे में बच्चों क्या बताया था कि जो भी यहाँ पे सिग्नल आता है वो बाहर से ना आके सेल के अंदर से ही आता है। अब मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, ये डीएनए हो गया डैमेज। अब जब ये डीएनए डैमेज हो गया, p53 जो प्रोसेस होता है उससे भी कोई असर नहीं हुआ, अब ये न्यूक्लियस जो है वो डैमेज हो गया। अब ये न्यूक्लियस बोलेगा कि अब इस सेल को जिंदा नहीं रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए इस सेल को मार दो। तो ये मैसेज पहुंचाएगा किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया से बोलेगा कि अब भाई मैं प्रॉब्लम में आ गया हूं, अब इस सेल को मर जाना चाहिए। अब आप लोग को मालूम है कि ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी दो मेम्ब्रेन होती है। ओके, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में कौन होता है, इसके बीच में साइटोक्रोम सी होता है। ये हमेशा साइटोक्रोम सी अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए। ये अगर बाहर आ जाएगा तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस साइटोक्रोम सी को अंदर रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, अंदर रखने की जिम्मेदारी होती है एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन की। कौन कौन से, आप ये समझ लीजिए कि साइटोक्रोम सी जो है ये एक डोर है। ओके, ये एक डोर है और ये डोर बंद है। इस डोर को बंद रखने की, बंद क्यों है, क्योंकि साइटोक्रोम सी को अंदर ही रहना है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रहना है। तो ये साइटोक्रोम सी को अंदर रखने की किसकी जिम्मेदारी है, कौन है इसके पहरेदार, इसके 4 पहरेदार है, BCL2, BCLX, MCL1 एंड फ्लिप। ये 4 जो, जिनको हम लोग एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन कहते हैं, ये 4 क्या करते हैं, इस डोर को बंद करके रखते हैं, जिसकी वजह से साइटोक्रोम सी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जब न्यूक्लियस का डीएनए डैमेज हो गया और ये इसको आदेश दे रहा है कि अब माइटोकॉन्ड्रिया हमें मर जाना चाहिए, तब ये सारे एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जो है ये सारे इनएक्टिव हो जाते हैं और इनकी जगह दूसरे प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसको हम लोग प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन बोलते हैं। अब ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन कौन कौन से हैं, ये है बैक्स, बिम, बैड, बैक एंड BCLX। ये सब प्रोटीन्स हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही एक्टिव हो जाते हैं तो ये जो डोर है, जो बंद है, ये दरवाजा साइटोक्रोम सी के लिए, ये ओपन हो जाता है और सारा का सारा साइटोक्रोम सी जो है वो बाहर आ जाता है। एक बार साइटोक्रोम सी बाहर आ जाता है, तब वो क्या करता है बाहर आके, देखिए यहाँ पे एक और एंजाइम कैस्पेज है, कैस्पेज 9। कैस्पेज 9 हमेशा एपॉफ1 से इसकी बड़ी गहरी फ्रेंडशिप होती है। ओके, लेकिन जैसे ही साइटोक्रोम सी बाहर आता है, वो कैस्पेज 9 से आके अटैच हो जाता है और जैसे ही इसे अटैच होता है, एपॉफ1 जो है ये डिटैच हो जाता है। तो अब क्या हुआ, कैस्पेज 9 जो है वो इनएक्टिव था, उस पे आके साइटोक्रोम सी अटैच हो गया, उससे क्या हुआ, वो कैस्पेज एक्टिव कैस्पेज 9 में कन्वर्ट हो गया। ओके, यहां पर हम लोग का इनिशिएशन फेज इंट्रिंसिक पाथवे का खत्म हो गया। अब आप लोग रिकॉल करिए, एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेज 9 एक्टिव हुआ था, जबकि इंट्रिंसिक पाथवे में, सॉरी,
एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेज 8 और कैस्पेज 10 एक्टिव हुए थे, जबकि इंट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेज 9 एक्टिव हो गया। अब नटशेल में हम लोग के पास तीन कैस्पेजेस हैं जो एक्टिव हो गए, कैस्पेज 8, कैस्पेज 10 एंड कैस्पेज 9। ये तीनों जो है ये मिल जाएंगे, इनकी ताकत बढ़ गई। अब ये क्या करेंगे, दूसरे कैस्पेजेस को एक्टिव करेंगे। कौन कौन से कैस्पेजेस को एक्टिव करेंगे? कैस्पेज 3, कैस्पेज 7 एंड कैस्पेज 6, मतलब 3, 6 और 7, इन तीनों कैस्पेजेस को ये मिलके एक्टिव कर देंगे। और ये जो है कैस्पेज 3, 6, 7 जो है ये फिर इस सेल को छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज में कन्वर्ट कर देंगे। और इन एपोप्टोटिक बॉडीज के को कौन आके खाएगा? फैगोसाइटिक सेल आएंगे और इन एपोप्टोटिक प्रोटीन को आके एनगल्फ कर लेंगे, इनको खा लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का ये एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे में अलग अलग कैस्पेजेस एक्टिव होते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेज 8 और 10 एक्टिव होते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेज 9 एक्टिव होता है। कैस्पेज 8, कैस्पेज 10, कैस्पेज 9 जो है वो जाते हैं, वो कैस्पेज 3, 6 और 7 को एक्टिव करते हैं। ये तीन जो कैस्पेजेस हैं ये जाके एपोप्टोटिक बॉडीज बनाते हैं, और जैसे ही एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं फैगोसाइटिक सेल्स आता है, वो उसको एनगल्फ कर लेता है, वो खा लेता है। ये जो पाथवेज है इसके थ्रू एपोप्टोटिक बॉडीज बनती है और फिर पूरा सेल जो है उसको आगे आके फैगोसाइट हो जाता है। अच्छा बच्चों, एक बात और आप लोग को बतानी है कि कैसे पता चलता है फैगोसाइटिक सेल को कि हमें, कैसे ये बात पता चलता है कि हमें इसको खाना। एक बार लेट मी रब द थिंग्स यहाँ से। इसको हम लोग रब कर देते हैं, देन एक आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी जाएगी। एक सेकंड होल्ड करिएगा। अ, एक सेकंड बच्चों। हम्म, लीजिए ये हमने रब कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि फैगोसाइटिक सेल को ये पता कैसे चलता है? ये पता कैसे चलता है कि ये नॉर्मल सेल है, इसको मुझे नहीं खाना, और ये अपोप्टोटिक बॉडीज है, इसको मुझे खाना है। ये पता कैसे चलता है? होता ये है कि जब भी कोई जो सेल होता है, जब भी एपोप्टोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो फॉस्फेटाइल सीरीन जो कि फॉस्फोलिपिड होता है, नॉर्मल सेल में क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें फॉस्फेटाइल सीरीन जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। ओके, नॉर्मल सेल में ये फॉस्फेटाइल सीरीन जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। ओके, लेकिन जो एपोप्टोटिक सेल्स हैं उसमें फॉस्फेटाइल सीरीन जो है वो फ्लिप फ्लैप हो जाता है और वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाता है। ये हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फेटाइल सीरीन जो कि फॉस्फोलिपिड है वो अंदर की तरफ होता है, लेकिन एपोप्टोटिक सेल में फॉस्फेटाइल सीरीन जो है फ्लिप फ्लैप हो जाता है और ये बाहर की तरफ आ जाता है। जैसे ही ये बाहर की तरफ आता है, इससे हम लोगों की जो फैगोसाइटिक सेल्स है वो रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये एपोप्टोटिक बॉडी है और मैं इसको एनगल्फ करके इसको खत्म कर दूं। और इसीलिए इस तरीके से ये जो फैगोसाइटिक सेल है वो डिफरेंशिएट कर पाती है नॉर्मल सेल्स में और एपोप्टोटिक सेल्स में। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये दो मैकेनिज्म है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, जिससे कि एपोप्टोसिस जो है वो पूरी तरीके से कैरी आउट होता है। आई होप आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड ऑफ कोर्स कमेंट कीजिए। ओके बच्चों, अगली वीडियो में फिर लेकर आएंगे किसी और चीज का कंसेप्ट। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए एंड ऑफ कोर्स पढ़ते रहिए। गुड बाय।